ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़ अभी ना थायराइड इनलार्जमेंट वाला टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है। देखो नॉर्मली आप जो थायराइड ग्लैंड है ना उसको पाल्पेट नहीं कर सकते किसी सूरत में, ठीक है? तो नॉर्मल ग्लैंड पाल्पेबल है, ठीक है? लेकिन अगर तो वो ग्वाइटर के साथ सफ़र कर रहा होगा ना, ठीक है? तो उसके अंदर जो इनलार्जमेंट होगी वो जनरलाइज़्ड होगी, ठीक है? ओवरऑल इनलार्जमेंट होगी, तो जनरलाइज़्ड इनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड जो है ना वो हमारे पास ग्वाइटर में दिखेगी, ठीक है? अगर वो आइसोलेटेड नोड्यूल होगा, ठीक है? आइसोलेटेड नोड्यूल, तो उसकी स्वेलिंग कैसी दिखेगी आपको? मेरी जान उसकी स्वेलिंग डिस्क्रीट स्वेलिंग होगी, लेकिन वो एक लोब के अंदर होगी और नो पाल्पेबल एब्नॉर्मैलिटी एनीवेयर, ठीक है? वो किसी भी एक लोब के अंदर आइसोलेटेड नोड्यूल है तो वो किसी भी एक लोब के अंदर आपको होगा और वो ज़्यादा पाल्पेबल नहीं होगा। लेकिन अगर वो डोमिनेंट नोड्यूल है, ठीक है? डोमिनेंट नोड्यूल, तो वो कैसा नज़र आएगा आपको? वो आपको डिस्क्रीट स्वेलिंग होगी और वो किसी भी जगह पे आपको एविडेंटली जो है ना वो मिल जाएगा, ठीक है? उसकी स्वेलिंग किस तरह होगी? डिस्क्रीट स्वेलिंग होगी, थोड़ा-सा इधर, थोड़ा-सा इधर, थोड़ा-सा इधर, थोड़ा और वो आपको फ़ील भी होगा, ठीक है? अब इसी बुनियाद के ऊपर जो है ना, वो कह रहा है कि हमने थायराइड को जो है ना वो डिवाइड कर दिया है इसके। अब हमारे पास एपिडेमियोलॉजिकली जो हम देखें उसको, तो वो हमारे पास 3 तरह की, या फिर वो एंडेमिक हो सकता है इनलार्जमेंट, ठीक है? या फिर वो हमारे पास हो सकता है स्पोरेडिक, ठीक है? या फिर हमारे पास वो हो सकता है फ़ेमिलियल, ठीक है? ये 3 हमारे पास इनलार्जमेंट है थायराइड्स की। लेकिन अगर मॉर्फ़ोलॉजिकली इसको मैं डिवाइड कर दूँ, इसकी क्लासिफ़िकेशन कर दूँ, तो ऑन बेसिस ऑफ मॉर्फ़ोलॉजी आपके पास वो डिफ्यूज़ हो सकता है या नोड्यूलर हो सकता है। ठीक है? डिफ्यूज़ हो सकता है या फिर वो हमारे पास नोड्यूलर हो सकता है, ठीक है? अब नोड्यूलर में भी हमारे पास 2 तरह की, आपने बार-बार पैथो के अंदर इसकी या डिस्कशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है ना, नोड्यूलर में हमारे पास हो सकता है मल्टी नोड्यूलर या सोलिटरी, ठीक है? मल्टी नोड्यूलर हो सकता है या फिर वो हमारे पास सोलिटरी हो सकता है। एक ही नोड हो सकता है या बहुत से मल्टीपल नोड्यूल हो सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे वो कह रहा है कि फंक्शन थायराइड का जो स्टेटस है, फंक्शनिंग ऑफ द थायराइड, उसके ऊपर भी एक हमारे पास क्लासिफिकेशन बुक्स के अंदर लिखी गई है। थायराइड के फंक्शन स्टेटस के ऊपर वो हो सकता है टॉक्सिक या फिर वो हो सकता है नॉन टॉक्सिक, ठीक है? अगर तो वो टॉक्सिक होगा, तो वो हमारे पास क्या करेगा, इतना ज़्यादा टॉक्सिक हो के वो हमारे पास हाइपरथायराइडिज़्म के साथ पेशेंट प्रेज़ेंट करता है, ठीक है? हाइपरथायराइडिज़्म। जबकि नॉन टॉक्सिक जो है ना, वो हमारे पास यूथायराइड होता है, मतलब उसके जो है ना, वो हमारे पास फंक्शन नॉर्मल होता है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं होता। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि हमारे पास जो ग्वाइटर है, शुरू में हमने देखा कि जनरलाइज़्ड स्वेलिंग है, उसके अंदर एक आता है डिफ्यूज़ सिंपल ग्वाइटर, फिर हम देखेंगे मल्टी नोड्यूलर ग्वाइटर को। ओके जी, डिफ्यूज़ सिंपल ग्वाइटर में क्या होता है? मतलब होल ग्लैंड जो है ना वो हमारे पास डिफ्यूज़ के साथ जनरलाइज़्ड स्वेलिंग है उसके अंदर और ग्वाइटर के साथ प्रेज़ेंट करता है। इसके अंदर क्या होगा, होल ग्लैंड विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी नोड्यूलैरिटी। पूरा ग्लैंड इन्वॉल्व है लेकिन उसके अंदर विदाउट एनी नोड्यूलैरिटी। कोई भी आपको नोड्यूल जो है ना वो हमें नहीं मिलेगा, ठीक है? और वो किसी भी हाइपर या हाइपो में नहीं होता, इसी वजह से इसका नाम सिंपल रखा गया है, ठीक है? तो पेशेंट ना तो उसको हाइपर होगा थायराइडिज्म, ठीक है? ना उसको हाइपोथायराइडिज्म होगा, ठीक है? ये इसकी एक बड़ी है। अब इसी वजह से मैं डिफ्यूज नोड्यूलर को क्या कह सकता हूँ, दूसरा नाम हम इसको कह सकते हैं, ये नॉन टॉक्सिक ग्वाइटर भी है। तो हमने टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक इसी वजह से शुरू में पढ़ा ना, टॉक्सिक में क्या था, हाइपर के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है। यहाँ पे ना हाइपर हो रहा है ना हाइपो हो रहा है, तो ये हमारे पास नॉन टॉक्सिक होगा, मतलब यूथायराइड होगा पेशेंट। अब यहाँ पे वो कह रहा है इस ग्वाइटर की वजह क्या बनी है, वो कह रहा है हमारे पास 2 वजह बन सकती हैं, या तो हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी में से इन एप्रोप्रिएट जो है ना हमारे पास सेक्रीशन आ रही है, तो ठीक है। तो 2 हमारे पास उसने कंडीशन लिखी हुई है, या तो वो हमारे पास कह रहा है इन एप्रोप्रिएट जो सेक्रीशन है वहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर, तो इंटीरियर पिट्यूटरी से जो ग्लैंड की तरफ सेक्रीशन जा रही है टीएसएच की, ठीक है, वो हमारे पास वो कह रहा है कि हमारे पास इन पिट्यूटरी है। वजह क्या हो सकता है, कोई भी माइक्रो
एडिनोमा हो सकता है, यानी बिनाइन कोई भी कंडीशन है जिसकी वजह से इनअप्रोप्रिएट सिक्रीशन जा रही है फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। नंबर सेकंड पे कह रहा है इन रिस्पॉन्स टू क्रोनिकली लो लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग थायराइड हार्मोन, मतलब हो सकता है उसका थायराइड हार्मोन जो है ना वो बहुत ज़्यादा लो है, तो इसकी वजह से भी जो है ना वो बार बार उसके ऊपर फीडबैक जा रहा है टीएसएच का, तो वो एक वक्त आएगा कि वो अपने आप को हाइपर कर लेगा, तो इसे हम कहेंगे वो गोइटर के साथ पेशेंट में। तो इन अप्रोप्रिएट सर्कुलेटिंग थायराइड हार्मोन मुसलसल ही लो रह रहा है, मुसलसल हाइपो के अंदर थायराइड हार्मोन है, तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास एक फीडबैक के ज़रिए फूल जाएगा। ठीक है, अब इसकी काजेज़ जो है ना वो हमारी, ये तो थी हमने इसकी मेन जो डिस्कशन कर लिया। अब इसकी जो मेजर काजेज़ की बात करें तो ये हमारे पास हो सकता है कि किस-किस कंडीशन में हो सकता है। फिज़ियोलॉजिकली हमारे पास ये गोइटर हो सकता है, जैसा कि हमारे पास प्रेगनेंसी में अगर फीमेल है तो उसका हार्मोन लेवल लो हो जाएगा ना, ज़ाहिर बात है फीटस ने भी जाना, तो इस प्रेगनेंसी के लेवल के अंदर हमारे पास थायराइड ग्लैंड लॉस हो सकती है, या फिर जो प्यूबर्टी का लेवल है उसके अंदर अचानक हाइट बढ़ती है तो हार्मोन लेवल गिर जाते हैं, तो इस वजह से हमारे पास थायराइड के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकती है, फिजियोलॉजिकली है। फिर हमारे पास हो सकता है कि वो डाइटरी कोई कंडीशन हो, कोई ऐसे इलाके में रह रहा है कि वहाँ पे आयोडीन डेफिशिएंसी हो, तो आयोडीन डेफिशिएंसी के इलाके में हो सकता है, या डिस और साथ में हमारे पास डिसमॉर्फोजेनेसिस जो है ना उसके अंदर कोई भी ऐसा मसला चल रहा है जिसके अंदर वो हमारे पास सारा भी जो मस्कुलर और वो सारी डिसमॉर्फोजेनेसिस हो रही है। ठीक है, अब कुछ खास मेटल या केमिकल जिस तरह उसने लिखा हुआ है कि लिथियम हो सकता है, फिनाइल बेंजोएट हो सकता है, ठीक है? या फिर पैरा अमाइनो सैलिसाइक्लेट हो सकता है, तो ये भी हमारे पास ना सिंपल जो है ना डिफ्यूज़ गोइटर की एक बड़ी वजह हो सकती है। अब नेचुरल हिस्ट्री के अंदर वो हमारे पास कुछ बातें उसने की हुई हैं जो कि आपके साथ शेयर कर देता हूँ मैं। तो इसी को इसने फर्दर एलैबोरेट कर दिया है डिफ्यूज़ सिंपल गोइटर को, वो कह रहा है इसके अंदर हो सकता है डिफ्यूज़्ड हाइपरप्लास्टिक गोइटर। नाम में ही कुछ ना कुछ आपको नजर, डिफ्यूज्ड हाइपर प्लास्टिक, ठीक है, लेट मी फोकस इट। ये डिफ्यूज हाइपर प्लास्टिक होगा, या फिर हमारे पास हो सकता है कोलाइडल ग्वाइटर, ठीक है, या फिर हमारे पास हो सकता है नोड्यूलर ग्वाइटर, भी हमारे पास ये हो सकता है। अब डिफ्यूज हाइपर प्लास्टिक ग्वाइटर वो कह रहा है ये हमारे पास फर्स्ट स्टेज है इस डिजीज की, ठीक, और इसके अंदर जो है ना वो ऑल लोब्यूल आर कंपोज्ड अप ऑफ एक्टिव फॉलिकल, फॉलिकल आपके पास सारे एक्टिव हो गए, और जब आयोडीन आप देंगे तो वो हमारे पास यूनिफॉर्मली जो है ना वो स्प्रेड कर जाएगी होल क्वार्टर के अंदर। कोलाइडल के अंदर क्या है, ये हमारे पास लेटर स्टेज ऑफ सिंपल डिफ्यूज ग्वाइटर की है, ठीक है, तो ये लेटर स्टेज के अंदर आएगा। अच्छा, ये वाला जो है ना हमारे पास डिफ्यूज हाइपरप्लास्टिक, इस स्टेज से हम रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन ये कोलाइडल वाला ये लेटर स्टेज है, ठीक है, इसके अंदर टीएसएच की स्टिमुलेशन बहुत ज़्यादा गिर जाती है और बहुत से फॉलिकल जो है ना वो हमारे पास कोलाइडल फॉर्म के अंदर सिक्रीट होते हैं। जबकि जो नोड्यूलर वाला होता है ना इसके अंदर क्या होता है, जब बार बार रेपिटेटिव जो हमारे पास फ्लक्चुएशन हो हार्मोन की, तो इसकी केस के अंदर हमारे कभी ज़्यादा हो गया, कभी कम, कभी ठीक, कभी हाइपर, तो इसके अंदर हमारे पास नोड्यूलर ग्वाइटर के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा। नोड्यूल जो है ना वो बेसिकली इंडेमिक ग्वाइटर के अंदर प्रेजेंट करती है और बाद में वो स्पोरेडिक की फॉर्म में चले जाते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट क्या करेंगे, अब ग्वाइटर तो हो गया ना, तो सबसे पहले आप जो अगर जिस इंडेमिक एरिया में रह रहा है वहाँ पे आप आयोडाइज्ड साल्ट जो है ना वो रिकमेंड कर देंगे। साथ में आपने जो थायरॉक्सिन है ना, ठीक है, ये हाइपर प्लास्टिक वाला मैंने कहा ये रिवर्सिबल हो सकता है, तो आप क्या करेंगे थायरॉक्सिन जो है ना 0.15 से 0.2 मिलीग्राम जो है ना, ठीक है, ये वहाँ पे रिकमेंड करवा देंगे, तो इससे क्या होगा डेली बेसिस पे करवाना, तो चंद हफ्तों के अंदर जो है ना माह के अंदर ये वापस आ जाएगा। ठीक है, अगर फिर भी नहीं होता तो इसके लिए हम फिर सर्जरी कर दिया करते हैं। सर्जरी में हमारे पास मल्टी नोड्यूलर क्वार्टर की होती है, कॉस्मेटिक रीजन भी हो सकती है, कोई हमने प्रेशर सिम्टम्स आ रहे हैं, उसके ट्रेकिया कंप्रेस हो रहा है, या फिर कोई भी पेशेंट एंजाइटी में या रेट्रोस्टेनल एक्सटेंशन है, तो इसके अंदर वो सारे का सारा सिंपल डिफ्यूज सिंपल ग्वाइटर के साथ हम इसको ट्रीट करेंगे। ठीक है, अब अगर हम नाकाम रहे डिफ्यूज सिंपल ग्वाइटर को कंट्रोल करने में, तो फिर हम किसके अंदर शिफ्ट हो जाएंगे, वो हम मल्टी नोड्यूलर ग्वाइटर के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, तो यहीं से अब मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ कि मल्टी नोड्यूलर ग्वाइटर जो है ना इसके बारे में कहानी क्या क्या है। मल्टी, बल्कि मैं वाइट बोर्ड दूसरे पे करता हूँ। ओके जी, मल्टी नोड्यूलर ग्वाइटर जब हम प्रोग्रेस कर दें, डिफ्यूज सिंपल डिफ्यूज ग्वाइटर को हम ट्रीट ना कर पाएँ, तो वो हमारे पास मल्टी नोड्यूलर ग्वाइटर के अंदर जो है ना पेशेंट चला रहा होता है। ठीक है,
लार्ज ग्वाइटर विद मल्टी नोड्यूलर फोकल हाइपरप्लेजिया। ठीक है, इसकी अगर डेफिनेशन तो लार्ज ग्वाइटर है प्लस मल्टी नोड्यूलर फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया हमारे पास, फोकल हाइपरप्लेजिया सॉरी। क्लिनिकल फीचर में कैसे आएगा, पेशेंट मोस्टली यू थायराइड होता है, मतलब वो नॉर्मल अपने होता है विद पेनलेस ग्वाइटर, दर्द नहीं होती उसको। ठीक है, नंबर सेकंड पे जो नोड्यूल होते हैं वो यहाँ पे अब पाल्पेबल होंगे, पाल्पेबल जो है ना हमारे पास नोड्यूल्स होंगे जो कि स्मूथ होंगे और हमारे पास फिर्म भी होंगे। ठीक है, साथ में जो है ना कैल्सिफिकेशन की वजह से उसके अंदर हार्डनेस आ जाएगी, वहाँ पे कैल्शियम डेपोजिशन शुरू हो जाएगी, इसकी वजह से वो हार्डनेस की तरफ चला जाएगा और इरेगुलरिटी की तरफ जाएगा। हेमरेजेस जो है ना वो भी देखे गए हैं कभी कभार इन नोड्यूल्स के अंदर। ठीक है, हेमरेजेस इन जी नोड्यूल जो है वो आपको देखे गए हैं जो कि सडन हो सकते हैं और पेनफुल इनलार्जमेंट के साथ भी आपको प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डायग्नोसिस किस तरह करना है मल्टी नोड्यूलर की, जब आप उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट आपको यूथायराइड मिलेगा, थायराइड एंटीबॉडीज़ जो है ना वो आपको मिल सकती हैं। ठीक है, ऑटो एंटी थायराइड जो है वो हमारे पास सारी की सारी मिल सकती है, जिससे थायराइडाइटिस हो सकता है। साथ में आप एक्सरे कर सकते हैं चेस्ट का। ठीक है, थोरेसिक इनलेट का जो है ना वो आप एक्सरे कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड कर लेंगे, सीटी स्कैन कर लेंगे और फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी जो है ना वो आप कर लीजिएगा, तो आपको स्वेलिंग जो है ना वो सारी की सारी मिल जाएगी। मैनेजमेंट कब करनी है, मल्टी नोड्यूलर क्वाइटर अब आपके पास आ गया ना, तो इंडिकेशन जो है ना सर्जरी के लिए सेम एज सिंपल क्वार्टर। आप अगर ज़्यादा इसके सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप टोटल थायराइडेक्टमी जो है ना वो परफॉर्म कर देंगे। आगे इसका प्रोसीजर आ रहा है किस तरह हमें करना है। इसके अलावा कुछ हमारे पास दूसरे सर्जिकल ऑप्शन भी उसने लिखे हुए हैं कि टोटल थायराइडेक्टमी, सब टोटल, नियर टोटल या टोटल लोब्यूलेक्टमी, ये 4 हमारे पास कंडीशंस हैं। इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अगर इसको आपने समझ लिया तो बहुत सी जो है ना आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या क्या हमारे पास हो सकते हैं, या मैंने कहा हम टोटल थायराइडेक्टमी कर सकते हैं, पूरे का पूरा ग्लैंड जो है ना वो रिमूव कर देंगे, लेकिन मोस्टली केसेस में हम टोटल नहीं करते, तो फिर हम क्या करेंगे, उसको सब टोटल कर देंगे, मतलब जो ठीक एरिया है उसको लाजमी काटना है आपने, तो सब टोटल कर सकते हैं थायराइडेक्टमी। या फिर नंबर थर्ड में हमारे पास होता है नियर टोटल थायराइडेक्टमी। ठीक है, या फिर हमारे पास टोटल लोब्यूलेक्टमी कर सकते हैं, मतलब लोपेक्टमी जो है ना, मतलब लोब को हम पकड़ के काट सकते हैं। टोटल थायराइडेक्टमी के अंदर क्या होता है, ये हमारे पास होता है कि इमीडिएट और लाइफ लॉन्ग थायरॉक्सन के साथ अगर हमने रिप्लेसमेंट करवानी, मतलब हमें फ़ौरन फ़ौरन रिजल्ट चाहिए और हम पेशेंट कहता है कि ठीक है डॉक्टर साहब मैं लाइफ लॉन्ग जो है ना पूरी उम्र खा सकता हूँ थायरॉक्सन, तो फिर आप कहते हैं चलो हम टोटल थायराइडेक्टमी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर ये जो लोब्यूलेक्टमी है ना, टोटल लोब्यूलेक्टमी, इसका मैं 2x कर दूँ तो 2x ऑफ द टोटल लोब्यूलेक्टमी जो है ना वो हमारे पास थायराइडेक्टमी है। दोनों लोब को मैंने रिमूव करना है तो ये टोटल थायराइडेक्टमी हो जाएगी। ठीक है, अब ये यंगर पेशेंट के अंदर जो है ना वो चॉइस होती है इसके, या फिर इनको जिनको रिकोरेंट बार बार नोड्यूलर गोइटर हो रहा है तो उनकी तरफ फिर हम ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तो डिफ़िकल्टी से बचाने के लिए हम टोटल थायराइडेक्टमी कर दिया करते हैं। सब टोटल में क्या होता है, हम पार्शियल रिजेक्शन करते हैं। ठीक है, पार्शियल रिजेक्शन करते हैं हर लोब की, ये भी राइट लोब और लेफ्ट लोब, इसकी पार्शियल रिजेक्शन कर देगी, इसकी पार्शियल, तो टोटल नहीं किया बल्कि सब टोटल इसको हम कहेंगे कि पार्शियल रिजेक्शन ऑफ द ईच लोब ऑफ द थायराइड। ठीक है, इसकी वजह से इसको हम कहते हैं कि सब टोटल जो है ना ये बेसिकली ये भी ऑलमोस्ट 2x है लोब्यूलेक्टमी का, और साथ में हम इस्टमस को थोड़ा सा छेड़ लिया करते हैं। ठीक है, और एंड पे वो कह रहे हैं कि हम ना 8 ग्राम तक जो है इसके अंदर नॉर्मल टिश्यू को छोड़ दिया करते हैं, लेकिन पार्शियल हम किया करते हैं सारी की सारी चीज़ें। अब है जी नियर टोटल थायराइडेक्टमी। नियर टोटल में क्या होता है, इसके अंदर हम टोटल लोब्यूलेक्टमी करते हैं, टोटल लोब्यूलेक्टमी मतलब पूरे का पूरा लोब एक तो निकाला। ठीक है, साथ में इस्टमेक्टमी कर देते हैं, मतलब जो इस्टमस है ना, लोब है दरमियान में, इस्टमस है और फिर ये, तो इस्टमेक्टमी इस्टमस पूरा निकाल दिया। साथ में हम सब टोटल लोब्यूलेक्टमी मतलब दूसरे वाले की पार्शियल पार्शियल हम ना रिसेक्शन करते हैं, तो सब टोटल जो है ना वो हम थायराइडेक्टमी कर देते हैं। ठीक है, सब टोटल लोब्यूलेक्टमी सॉरी। ठीक है, लोब्यूलेक्ट सब टोटल लोब्यूलेक्ट लोब्स जो है ना उनकी आहिस्ता आहिस्ता साइडों से पार्शियल जो है ना वो हम इसके साथ कर देते हैं, तो ये तीनों को मिला के हम कहेंगे नियर टोटल हो गया। इसके अंदर हम कोई सिग्निफिकेंट थायराइड को नहीं बचा सकते, इसके अंदर हमने सिग्निफिकेंट थायराइड बचा लिया था
लेकिन इसके अंदर नियर टोटल के अंदर हम मतलब ऑलमोस्ट टोटल के नज़दीक है। हमने एक तो एक पूरा लोब निकाल दिया, दूसरे का इस्थिमस भी साथ निकाल दिया और उसके साथ सब टोटल लोबुलेट जो रह गया लोब उसका पार्शियली जो है ना उसको वहाँ से खुरेद दिया है। ठीक है? जो इसके लिए हमें फिर थायराइड रिप्लेसमेंट की पड़ती है, बिल्कुल मामूली सा ग्लैंड रह जाता है। जबकि टोटल लोब्यूलेक्टमी क्या है? रिसेक्शन ऑफ आइदर लोब ऑन वन और मोर अफेक्टेड साइड, या तो राइट लोब निकाल दो या फिर लेफ्ट लोब निकाल दो, जिस साइड का अफेक्टेड है उसको पकड़ के आप काट दो, रिसेक्ट कर दो। ठीक है? और ये सूटेबल है जिनके अंदर एसिमेट्रिकली जो है ना डिस्ट्रीब्यूटेड क्वाइटर होता है। ठीक, ओल्डर पेशेंट के अंदर मोस्टली करते हैं जिनके अंदर एसिमेट्रिकली मतलब कोई ख़ास सिमेट्री नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं टोटल पूरे का पूरा लोब ही रिमूव कर देते हैं। टोटल लोबेक्टमी लोब रिमूव किया, टोटल थायराइडेक्टमी पूरा थायराइड रिमूव कर दिया। सब टोटल में हमने क्या किया, दोनों लोब को पार्शियली जो है ना रिसेक्ट किया। ठीक है? नियर टोटल में टोटल लोब्यूलेक्टमी भी कर दी, इस्थमस दरमियान वाला जो थायराइड ग्लैंड का वो भी रिमूव कर दिया और सब टोटल जो है ना वो लोब्यूलेक्टमी मतलब जो लोब है ना इसका सब टोटल किया, पूरा लोब रिमूव नहीं किया, साथ में जो दूसरे वाला वो सब टोटल कर दिया। ठीक है? ये सारे हमारे पास हो गया। इसके साथ हमने अभी डिस्कशन की है इसकी जो मल्टी नोड्यूलर क्वार्टर के अंदर जी 4 प्रोसीजर हमने कर दिए। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है ना वो हमारे पास है जी डिस्क्रीट थायराइड स्वेलिंग या नोड्यूल। ठीक है? उसके बारे में डिस्कस करते हैं। डिस्क्रीट थायराइड स्वेलिंग, ठीक है, या फिर डिस्क्रीट थायराइड नोड्यूल्स आप कह लें या स्वेलिंग कह लें, एक ही बात है। अब इसके अंदर ये क्या है, 3 to 4 टाइम कह रहा है मोर वुमेन, ख़वातीन जो है ना थायराइड वाली ज़्यादा मसाइल होती हैं और ये रिस्क इसका ज़्यादा होता है नियोप्लेजिया के अंदर कन्वर्जन का। ठीक है? और ये कह रहा है कि मेलिग्नेंट होती हैं 15% केसेस के अंदर, ये आगे से थायराइड से आगे भी फैल सकता है। ठीक है? टाइप्स क्या हैं डिस्क्रीट थायराइड नोड्यूल की? आइसोलेटेड भी हो सकती है या फिर हमारे पास ये डोमिनेंट भी हो सकती हैं। आइसोलेटेड या हमारे पास डोमिनेंट हो सकती हैं। ठीक है? आइसोलेटेड में क्या होता है, डिस्क्रीट नोड्यूल इन वन लोब विद नो पाल्पेबल, होता दोनों में हमारे पास क्या है, डिस्क्रीट एक नोड्यूल होता है। ठीक है? यहाँ पे हमारे पास कहीं और ग्लैंड के अंदर वो पाल्पेबल नहीं होगा, लेकिन ये जो डोमिनेंट है ये पूरे ग्लैंड के अंदर एल्सवेयर इन द ग्लैंड हमारे पास ये जो डिस्क्रीट नोड्यूल है ना, ठीक है, ये हमारे पास पाल्पेबल साथ साथ हो जाएगा। ठीक है? रिस्क ऑफ नियोप्लेजिया, अगर एज 20 साल से कम है और 50 साल से ज़्यादा है, वो अगर मेल जेंडर है या फैमिली हिस्ट्री में थायराइड है या नेक की उसने कोई रेडिएशन लगवाई है या हार्ड फिक्स स्वेलिंग है, कोल्ड नोड्यूल है, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व की पॉलिसी है, ये सारे के सारे इसके रिस्क फैक्टर हैं। डायग्नोसिस किस तरह करना है, हम टीएफटी करवा लेंगे इनिशियल टेस्ट के तौर पे। ठीक है? साथ में अगर टीएफटी में आपको हाइपरथायराइड, क्योंकि वो नोड्यूल है उसने हाइपर ही टपाटप हर चीज़ बनानी है, तो हाइपरथायराइडिज्म जो है ना वो हमारे पास बताएगा कि हाइपर फंक्शनिंग हो रही है थायराइड की। ठीक है? अब यहाँ पे कभी भी आप फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी ना करो, क्योंकि ये फिर हमारे पास सीडलिंग का खतरा होता है, आगे वो ग्लैंड के अंदर कहीं फैल ना जाए। ठीक है? फिर वो कह रहा है कि नेक्स्ट स्टेप जो है ना, हम रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक टेस्ट भी हम करवा सकते हैं। अगर तो वो हार्ड नोड्यूल होगा तो वो बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव आयोडीन ले लेगा, अगर कोल्ड नोड्यूल होगा तो वो रेडियो एक्टिव आयोडीन बहुत कम लेगा या ना लेने के बराबर होगा। ठीक है? ये हमारे पास हो जाती हैं। फिर हमारे पास वो कहता है कि लास्ट स्टेप पे हमने जो है ना वो परफॉर्म करते थे पाइनियर एस्पायरेशन साइकोलॉजी में। ठीक? और अगर आपने एफएनएसी करवा ली है तो उसके अंदर मेलिग्नेंट कंडीशन आ गया तो फिर आप फ़ौरन से पहले सर्जिकली इसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है? फिर हमारे पास आ जाता है जी रिट्रोस्टर्नल ग्वाइटर के बारे में बात आ जाती है, मतलब को रिट्रोस्टर्नल पीछे की तरफ ग्वाइटर जा रहा है। अब रिट्रो एंड पे अभी बस हम बुक से देखते हैं रिट्रोस्टर्नल ग्वाइटर के अंदर हमारे पास क्या-क्या चीज़ें आएँगी। मोस्टली ये ना लोअर पोल ऑफ द नोड्यूलर ग्वाइटर, जिन लोगों को नोड्यूलर ग्वाइटर होता है ना उसके लोअर पोल से वो कह रहा है हमारे पास ये स्प्रेड करना शुरू कर देता है। तो मतलब नीचे स्टर्नम की तरफ जाना है ना तो वहीं से जाते हैं लोअर पोल ऑफ द, जो हमारे पास आ जाता है ना नोड्यूलर क्वाइटर, उसके लोअर पोल से हमारे पास आ जाता है। और ये अराइज करता है एक्टोपिक थायराइड टिश्यू से, मतलब जो हमारे पास थायराइड टिश्यू किसी अब नॉर्मल जगह पे चले गए हैं उन्हें हम एक्टोपिक कहेंगे, तो एक्टोपिक थायराइड टिश्यू से हमारे पास रिट्रोस्टर्नल गोइटर मोस्टली आता है। पेशेंट प्रेजेंट किस तरह करेगा, डिस्पेजिया के साथ प्रेजेंट करेगा, डिस्निया के साथ सांस कर ठीक है, साथ में उसकी जो फेशियल नेक और सुपरफिशियल चेस्ट वाल है ना इनग्रोजमेंट हो जाएगी।
ठीक है? इनग्रोवमेंट जो है ना मतलब वो फूली हुई आपको उसकी नेक की वेसल जो है ना वो नज़र आएँ। क्यों? उसके ऊपर प्रेशर क्यों लग रहा है? साथ में रिकरेंट लेरेंजियल नर्व जो है ना इसकी भी आपको पैरालिसिस दिख जाएगी। ठीक है? इन्वेस्टिगेशन करेंगे, सीटी स्कैन जो है ना वो कर लेंगे साथ में अगर आपको पता चल गया है कि ये हमारे पास रेट्रोस्टेनल गोइटर है तो फिर आप इसको जो है ना वो सर्जिकली रिसेक्शन कर देंगे। अगर वो बहुत ज़्यादा थायरोटॉक्सिकोसिस करवा रहा है तो आपके पास ये सारी वगैरह आ जाएगा। अभी हम बुक से देखते हैं थोड़ा-सा ये मैंने यहाँ पे आपको रेट्रोस्टेनल गोइटर के बारे में थोड़ी-सी बात जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है? फेमर्टन साइन में क्या होता है जब उसके आप दोनों हाथ खड़े करते हैं ना, तो उसकी जो जो चेहरा बिल्कुल सुरख हो जाता है। वजह क्या है? नेक इंग्रुपमेंट ऑफ द नेक एंड सुपरफिशियल वेन जो है ना वो इनगॉर्ज हो जाती हैं वो सारी की सारी, ठीक है? फिर हमने जो है ना वो ये गोइटर के बारे में बात की, थायराइडल सिंपल गोइटर है, टॉक्सिक है, हाइपोथायरायडिज़्म में फिर हमारे पास बिनाइन मैलिग्नेंट और ऑटोइम्यून ग्रैनुलोमाइटिस देखिए वो सारी बाद में आ जाएँगी, ठीक है? अब यहाँ पे सिंपल गोइटर में यूथायराइड के बारे में मैंने आपको सारी की सारी बात बता दी, ठीक है? इंडिकेशन क्या-क्या है? अगर रेट्रोस्टेनल गोइटर है, कॉस्मेटिक है या पेशेंट की एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा है तो आप उसके अंदर भी आप करवा सकते हैं। नेक्स्ट जो है ना वो हमारा है थायरोटॉक्सिकोसिस वाला टॉपिक, तो इसको मैं जल्दी से डिस्कशन के अंदर लाता हूँ। उसके बाद मैं फिर आपको एक दफ़ा पूरी बुक से हम ना एक अलहदा से वीडियो बना के मैंने जो-जो पढ़ाया है ना, ताकि अगर कोई इस डोगर से भी पढ़ रहा है तो इंशाल्लाह उसको कोई ना कोई मसला ना हो। फिर हमारे पास क्या-क्या रह जाएगा, फिर हमने जो है ना वो थायरॉइडेक्टमी का एक प्रोसीजर पूरा रहता है हमारे किस तरह ये थायरॉइडेक्टमी परफ़ॉर्म करनी है, वो सारा शेयर कर देंगे इंशाल्लाह ये थायराइड वाला आपका खत्म हो जाएगा। दैट्स ऑल अबाउट थैंक यू सो मच अल्लाह हाफ़िज़।